आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में। और इस खास प्रोग्राम में बात होगी कश्मीर के मौजूदा हालात की। 2 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन कश्मीर में हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर कहां चूक हो रही है, हुकूमतों से कहां गलती हो गई है, वजह क्या है, क्या डिमांड्स है, क्या वाकई डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है, कहां कुछ गड़बड़ है, यही सब जानने के लिए दिल्ली से एक टीम सीनियर सहाफियों की कश्मीर जाती है। वहां 3-4 दिन का दौरा करती है, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है इन लोगों की, और फिर ये अब दिल्ली आ गए हैं और अब हमारे साथ स्टूडियो में यहां मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दौरे का मकसद क्या था, क्या कुछ वहां पर लोगों से बात हुई, क्या कुछ पाया और क्या उन लोगों की डिमांड्स है और क्या ये अब इनका अगला कदम होगा। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। संतोष भारती जी, एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया के, सर इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं अशोक वानखेड़े साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका भी इस्तकबाल। और साथ ही मौजूद हैं अभय कुमार दुबे साहब, प्रोफेसर CSDS के। और पहला सवाल सर आपसे ही, मकसद क्या था संतोष भारती जी आपका जो यहां से ये एक डेलीगेशन गया कश्मीर में और हालात वहां पर जाने? बहुत सारे जो है वो तजुर्बे रहे होंगे इन 3-4 दिनों में आपके वहां पर। मीडिया में जिस तरह कश्मीर की तस्वीर आ रही थी वो कुछ हजम नहीं हो रही थी। जिस तरह से पेश किया जा रहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के हालात के पीछे है, वहां पे पत्थर पाकिस्तान भिजवा रहा है, पत्थर बिक रहे हैं, लोग पूरे के पूरे पाकिस्तानी एजेंट हो गए हैं, कश्मीर को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में मिल जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और हमारे जो साथी वहां जा भी नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरह के टेलीविजन डिस्कशन हो रहे थे उसने हम लोगों को परेशान किया। और हम तीनों ने ये सोचा कि हम वहां चलें और सच्चाई को जानें और एक फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरह से हम कश्मीर के लोगों के हालात जानें, उनसे पूछें न कि उनको कुछ बताएं हमारे। अच्छा, फिर ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था ये असफल होकर लौट आया, किसी ने इससे बातचीत नहीं की। इन सारी चीजों ने हमारे मन को थोड़ा सा कुरेदा, हमें थोड़ा सा परेशान किया और हम लोग कश्मीर पहुंच गए। वहां पहुंच करके हम लोगों के बहुत तजुर्बे हुए, लोग हमसे मिले। कहां एक तरफ ऑल पार्टी डेलीगेशन से कोई मिलने को तैयार नहीं था और हम लोग जहां ठहरे हुए थे वहां लोगों का तांता लगा रहा। सिविल सोसाइटी के लोग मिले, हुर्रियत के लोग मिले, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिले, ट्रेडर्स मिले, सब हमसे मिलने आए। और तब पता चला कि कश्मीर जो हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों में दिखाया जाता है, कश्मीर के अलावा वो कुछ और दिखाया जाता है, कश्मीर में कुछ और हो रहा है। ये भी सवाल हमारे सामने था कि 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग जो हमने देखा, हमारी आंखें खुली रह गई, वो अब वहां पर आजादी की मांग कर रहा है। और हम तीनों के सामने ये सवाल आया कि हम ये कारण जाने कि आजादी की मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां तो अब तक सेल्फ रूल की या ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, ये आजादी की बात कहां से आ गई। और मैं आपको बताऊं खुर्शीद कि वहां पर सिपाही से लेकर सरकारी अधिकारी से लेकर जितने वर्गों की बात हमने की, ये सारे लोग आजादी की बात कर रहे हैं और इन सब के एक्सपीरियंस हम तीनों को वहां पर काफी हुए। क्या कहेंगे अभय कुमार दुबे साहब, हालात है क्या? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि भाई है कुछ और, लेकिन मीडिया के जरिए कुछ और दिखाने की कोशिश की जाती है। तो आपका तजुर्बा क्या रहा? 3-3.5 दिन आप वहां पर रहे, लोगों से मुलाकात की, अलग अलग जगहों पर गए, तो हालात क्या है इस वक्त? संतोष जी ने जो कहा उसमें जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले जब भी हालात खराब होते थे, जो 2008 में हुआ हो या 2010 में हुआ हो, वो 10-12-15 दिन के अंदर चीजें सामान्य हो जाती थी, मामला ठंडा हो जाता था, कर्फ्यू हट जाता था, एक जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार इतना लंबा वक्फा गुजर गया। आप देखिए 2 महीने गुजर चुके हैं, करीब 2 महीने 10 दिन होने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर था हम लोगों के दिमाग में ये बात आई, कोई ना कोई इस बार नई बात जरूर है, कुछ ऐसा जरूर है जो कि पहले नहीं था। इसलिए केवल पाकिस्तान के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ देखना पड़ेगा कि अंदरूनी हालात क्या हैं। तो इसी नजरिए से हम वहां पर गए और सबसे पहली बात जो मुझे दिखाई पड़ी, ये दिल्ली में प्रचार चलाया जा रहा है कि कश्मीर का बहावीकरण हो रहा है। भाई, बहावीकरण का पहला निशान तो ये होता है कि औरतों पर बुर्का थोप दिया जाता है। ठीक, हम जब भी 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कर्फ्यू खुलता था और लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते थे, लाल चौक के बाजार में लोग आते थे खरीदारी करने के लिए, उन्हें अपनी जिंदगी भी चलानी है। और ईद के एक दिन पहले जब लोग अपनी शॉपिंग के लिए निकले थे, उस वक्त भी हम लोग वहां मौजूद थे और देख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। मुझे तो लगता नहीं, मेरे दोनों साथी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, मेरी बात का खंडन करेंगे, मैंने तो बुर्का पहने हुए औरतें वहां देखी नहीं। चाहे बुजुर्ग औरतें हों, आपस में हंसी मजाक करती हुई औरतें हों, या जवान औरतें हों या लड़कियां हों, वो सब अपनी साधारण पोशाक में थी, कोई भी बुर्का पहने हुए नहीं थी। वहाबीकरण का एक दूसरा पहलू ये होता है कि औरतों को स्कूल से अलग कर दिया जाता है, शिक्षा से दूर रखा जाता है।
और वहां पे जितने भी लोग हमें मिले उन सब ने ये कहा कि कश्मीरी औरतें, कश्मीरी मुसलमान परिवारों की औरतें देश के दूसरे मुसलमान परिवारों के औरतों, मुसलमान समाज की औरतों के मुकाबले कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो देखिए, कश्मीर के ऊपर जो वहाबीकरण का इल्जाम लगाया जा रहा है, ये इल्जाम मुझे लगता है कि तथ्यगत रूप से गलत है। यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि कश्मीर पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो गया है, जबकि ये बात गलत है। कश्मीर का इतिहास भी सांप्रदायिक नहीं है और कश्मीर का वर्तमान भी सांप्रदायिक नहीं है। कश्मीर का इतिहास हमें बताता है कि वहां जिन्ना को जूतों की माला पहनाई गई थी और जवाहरलाल नेहरू को कंधे में बैठाकर उनका जुलूस निकाला गया था। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो जम्मू में जरूर दंगे हुए थे, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, कश्मीर में तो एक पत्ता भी नहीं खड़का। तो ऐसे हालात, और लोग उनके ऊपर पंडितों को भगाने का इल्जाम लगाया जाता है। यहां पर अगर उन्हें पंडितों को भगाने में दिलचस्पी होती, अगर ये होती कि केवल वहां मुसलमान ही रहे, तो उन्होंने सिखों को वहां से क्यों नहीं भगा दिया? देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिस अंग्रेजी में कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। जब आप वहां जाएंगे तभी समझ में आएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। बिल्कुल ठीक है। अशोक वानखेड़े साहब, ये जो तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ताकत इसके पीछे है। आपको लगता क्या है कि कौन है? क्योंकि हुकूमत तो चाहती है, मरकजी हुकूमत भी चाहती है कि हालात जो है वहां पर बेहतर हो, सामान्य हो, आम जिंदगी वहां के लोग भी जिए, उनको भी तमाम तरह की सहूलियात फराहम हो। तो आखिर वो ताकतें कौन सी हैं, वो क्यों हावी हो रही है ताकतें? आपके सवाल में ही आपका जवाब है जी। जब आप ये कहते हो कि हुकूमत चाहती है कि वहां शांति बने, मुझे तो लगता है हुकूमत ही नहीं चाहती कि वहां कुछ अच्छा हो, क्योंकि उसका सोल्यूशन पाकिस्तान में नहीं है। अभी जो कश्मीर की स्थिति है, जो वैली की स्थिति है, उसका सोल्यूशन दिल्ली में है। दिल्ली में ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे स्थिति सामान्य होने की बात होती है? डेलीगेशन क्या है वहां और कोई डेलीगेशन दाखिला सवाल नहीं है। आज भी वैली में सबसे बड़े हीरो कोई पॉलिटिशियन होंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे। उनके लिए कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट ये पार्टियां नहीं है। उनके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे विश्वास पैदा हो, आइडियोलॉजी हो, नहीं, जिससे विश्वास करे। किस पे विश्वास करे? मौजूदा हालात पे विश्वास करे। जब आपके गृह मंत्री वहां राइडर लेके जाते हैं कि मैं इस दायरे में बात करूंगा, बातचीत का दायरा नहीं होता। पहले आप समझिए वो चाहते क्या है। पहले आप देखिए कि अभी तक लगातार 47 से आज तक उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। उनकी बात तो सुने, दिल खोल के तो जाए। वहां का हर आदमी संवाद चाहता है। हम तो कोई सरकारी लोग नहीं थे, हम तो एक पत्रकार थे, लेकिन कर्फ्यू में भी लोग हमको मिलने आए हैं पुलिस से भागते हुए, गली कूचे से। इसका मतलब वो संवाद चाहते हैं। हम सुनने के लिए तैयार थे, बाकी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये मत कहिए पाकिस्तान का एजेंट है, उनको ये मत कहिए। मुझे यहां से जाने में ये भी दिलचस्पी ये थी कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर जिस देश का हो, वहां पाकिस्तान का एजेंसी आती है और पूरे एक स्टेट आपसे अलग करके ले जाती है। ये हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब आप हर चीज पाकिस्तान पे डालोगे तो ये इंटरनेशनली भी आप पाकिस्तान को फेवर कर रहे हो। उनकी डिमांड्स क्या है ये देखिए। वो एक डेवलपमेंट चाहते हैं। इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, इतना बड़ा पैकेज अनाउंस हो गया, कितना पैसा गया बाहर तक? बेसिकली जिस पीडीपी ने वहां पे बीजेपी को गालियां दे दे के लोगों से मत मांगा है और लोगों से वोटिंग लिया है, लोगों से समर्थन लिया है। वैली ने खुल के समर्थन दिया। तब ये कहते थे कि ये बीजेपी जो है ये कम्युनल पार्टी है, ये देश के टुकड़े करेगी। अब सत्ता में आने के लिए फिर उसी के साथ है। तो अब लोग अपने ही नेताओं को पूछ रहे हैं। देखिए, वैली में आज की स्थिति में सारे नेता अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, ये रिलेवेंट ही नहीं रहे हैं। यहां तक हुर्रियत की सब बात करते हैं, ठीक है, हुर्रियत से टाइम टेबल रिलीज होता है, कोई ना कोई लोग किसी ना किसी को मानते हैं, लेकिन हुर्रियत के नेता भी जानते हैं कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, इसमें कोई नेता नहीं है, स्वयंभू लोग रास्ते पे आए हैं। और जन आंदोलन जब होता है तो वो फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इसका समय नहीं होता, क्योंकि लोग अपनी तकलीफ झेल के आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं। जब नेता किसी आंदोलन को लीड करता है तो लोग नेताओं को पूछते हैं कि भैया बहुत हो गया, 1 महीना 2 महीने अब नहीं कर सकते। लेकिन यहां किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों ने अपने अपने घरों में, आसपास में एक ऐसे ग्रुप बनाए कि आगे पीछे कोई चीज की कमी होगी तो हम साथ में बांट लेंगे। इससे क्या मतलब है? एक 6 साल का बच्चा पत्थर लेके खड़ा होता है। प्रोफेसर भट्ट ने हमको बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र आज 87 साल है, 87 की उम्र में भी मैं लड़ाई का मैं आज लड़ रहा हूं, और एक 6 साल का 7 साल का बच्चा भी हाथ में पत्थर लेके लड़ने की मुद्रा में है। इसका मतलब आने वाले 80 साल तक आपने ये लड़ाई बुक करी है। वो लड़का 87 साल की उम्र तक लड़ेगा, तो ये कब तक चलेगा? ये चीजें समझने की जरूरत है। आपको क्या लगता है हुर्रियत का जो रोल है, संतोष भारती जी, वो क्या है? क्या वो जो रोल है उसका, वो लोगों को
एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं, या फिर वो भी जो आम लोगों की आवाज थी उस आवाज को बंद करके आगे बढ़ा रहे हैं? कहीं चूंकि इस तरह की बातें लगातार हो रही है, सरकार कह रही है कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, उसको एक तरफ कर देंगे, तो क्या हुर्रियत के ऊपर जो इल्जाम लगता है या जो इल्जाम लग रहा है कि भाई वो गलत फहमी जो है वो पैदा कर रहे हैं और लोगों को गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, क्या ये बात सही है? अब देखिए, अगर इसको अगर गलतफहमी में पैदा करना कहें जी, तो जो लोग कह रहे हैं उनको मुबारक। वो ये कह रहे हैं कि जितने अब तक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कश्मीर में आए, उन लोगों ने क्या रिपोर्ट दी जाके सरकार को या पार्लियामेंट को, देश में किसी को नहीं पता। और क्या उसका अमल हुआ? नहीं, अमल तो बहुत दूर की बात है। रिपोर्ट क्या दी ये पता चले तब तो फिर अमल की बात आए। ये किसी को नहीं पता, तो ये गलतफहमी पैदा करना तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि जितने लोग यहां पर आए, राम जेठमलानी आए, केसी पंत आए, इंटरलोकेटर्स आए, जिनमें दिलीप पड़गांवकर जैसा जर्नलिस्ट, राधा कुमार जी जिनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है, अंसारी साहब जो हमारे शायद सूचना आयुक्त थे, ये सब लोग मिलके गए तीनों, और इन तीनों ने क्या रिपोर्ट दी किसी को नहीं पता। वो कहां गायब हो गए पता नहीं। और जब गिलानी साहब के दरवाजे पर सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी गए तो वहां प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि आप तो 2010 में भी डेलीगेशन में आए थे, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में, आप फिर आए हो, बीच में कहां थे? ना आप थे, ना आपका डेलीगेशन था, ना रिपोर्ट थी। आप लोग कम से कम यही आके कहते थे कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। ये दर्द है कश्मीर का। उनको लगता है कि पिछले 60 साल से उनके साथ छल हो रहा है। उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको धोखा मिल रहा है। अब इसको गलतफहमी पैदा करना तो नहीं कहते, ये तो सच्चाई है वहां की। इसीलिए शायद अब 6 साल का बच्चा पत्थर लेकर के आजादी की बात कर रहा है, अब वो ऑटोनॉमी नहीं मांग रहा। क्योंकि आप लोग जो है वो कारोबारियों से भी मिले हैं जी। और आम लोगों से भी मिले हैं, तो कारोबार भी ठप पड़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, आम जिंदगी जो है वो मामूल पर नहीं है। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। वो खुद भी लोग सोल्यूशन तो चाह ही रहे होंगे इसका, कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे तंग आ गए होंगे वो लोग भी। ये है कि जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं और बंद वगैरह होता है, कर्फ्यू वगैरह लगता है, तो सबसे पहले कारोबारी आगे चाहते हैं कि ये सब खत्म हो। लेकिन कश्मीर में वो हमें एक दूसरी स्थिति दिखाई पड़ी। वहां के कारोबारी भी इस आंदोलन के अंग बन गए हैं। उनका कहना है कि जितनी कुर्बानी देनी हो हम एक बार में ही दे देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हर 2-3 साल बाद जो है ये आंदोलन हो, उसके बाद में सरकार हमारे हाथ पैर तोड़े, हमारा दमन करे, और उसके बाद हम 2-3 साल तक अपना शरीर का और अपने दिमाग का इलाज कराएं, अपनी चेतना का इलाज कराएं, और उसके बाद से फिर हम खड़े हों। तो एक बार जम के लड़ाई हो जाए और ये तय हो जाए कि हमें आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हम किस हालात में रहेंगे, और हमारी आजादी होगी तो वो किस किस्म की आजादी होगी। मुझे ये कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि 3-3.5 दिन में हमने महसूस किया कि कश्मीर में लोग आजादी का नाम तो लेते हैं, लेकिन आजादी की जो कंसेप्शंस हैं, आजादी की जो समझ है, वो एक हमवार किस्म की समझ नहीं है, एक यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग आजादी के बारे में। मेरा कहना यह है कि कश्मीर के लोग जब इस बात को कहते हैं तो उसके साथ में बहुत सी कही हुई या अनकही हुई गुंजाइशें रहती हैं, बहुत सारे कंसेशंस उसके साथ होते हैं कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में है, 2/3 हिस्सा हिंदुस्तान में है। तो जब आजादी की बात होती है तो पहली बात तो ये केवल हिंदुस्तान के लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं होती है। तब वहां पर जो पाकिस्तान में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, गिलगिट है वगैरह, उन सबकी आजादी की बात भी होती है, कश्मीर के पूरे इलाके की बात होती है। जैसे ही हम आजादी की मांग उठाते हैं वैसे ही हमारे स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं ये सामने आ जाता है। हमारे स्टेक होल्डर हुर्रियत वाले होते हैं, स्टेक होल्डर पाकिस्तान होता है क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में एक हिस्सा है, हिंदुस्तान स्टेक होल्डर है, उसके बाद राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी संस्था, ये पार्टियां जो है जो कश्मीर में हुकूमत करती रही है वो स्टेक होल्डर है, कांग्रेस स्टेक होल्डर है क्योंकि वो भी कश्मीर हुकूमत करती रही है, भारतीय जनता पार्टी भी स्टेक होल्डर है। तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब स्टेक होल्डर्स को बैठाया जाए, इनके बीच में बातचीत की जाए, उससे तय होगा कि कश्मीर को दी जाने वाली या दी जा सकने वाली आजादी की शक्ल सूरत क्या होगी। ये तभी तो होगा। देखिए, कश्मीर के कितने हल हो सकते हैं ये सब किताबों में दर्ज हैं, ये सब दस्तावेजों में दर्ज हैं। ऐसी बात नहीं, कश्मीर के हल कश्मीर के हल कल्पित नहीं किए गए हैं, 7-8 किस्म के हल कश्मीर के मौजूद हैं। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है और दूसरे तमाम तत्वों की जो कश्मीर में दिलचस्पी लेते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इन्हीं हलों में से कुछ हलों को रेखांकित किया जाए, अंडरलाइन किया जाए, और उनके बातचीत हो, उसी वजह से कोई एक हल निकलेगा। एक चीज और आती है साहब सामने कि भाई कश्मीर से तो आप मोहब्बत करते हो लेकिन कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं करते हो, ये बात जहन में है उन लोगों को। हमें क्या लगता है, जिस कश्मीर की बात पूरा देश कर रहा है वो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो लैंड है,
जैसे कोई हम लैंड डीलर है, उनका कहना है कि कश्मीर नहीं, कश्मीरियों से प्यार करो, कश्मीरियों का दर्द जानो। अब मैं आपको, मजाक इतना बड़ा भद्दा होता है उनके यहाँ, सारे देश में छपता है कि राजीव गांधी ने 1000 करोड़ का पैकेज दिया, तालियां बजती है, लोग बोलते हैं देखो कश्मीर को कितना पैसा जा रहा है। अब वो 1000 करोड़ में से 8 करोड़ तो गोल्फ कोर्स को गए और 992 करोड़ रुपए एनटीपीसी के एक प्रोजेक्ट को गए। अब वो एनटीपीसी वहां बिजली बनाता है और बाहर बेचता है, कश्मीरियों को ना प्रोजेक्ट से फायदा, ना वहां से कोई बिजली मिलती है, ना उसमें प्रॉफिट में पैसा मिलता है। ऐसा 1000 करोड़ किस काम का? वो कहते हैं कि हमको क्या देना है, तो क्या देना है आपको? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल। एक बात, करगिल होने के बाद भी लोग अटल बिहारी को वहां हीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वो श्रीनगर पे जाके बोलते हैं कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के लिए हम पाकिस्तान से भी बात करने को तैयार है। लोग कहते हैं कि बात की नहीं, लेकिन कम से कम एक हाथ तो दिखाई। बिल्कुल, यहाँ तो इच्छा भी नहीं दिखाते, यहाँ तो बस आंखें दिखाते हैं, और कभी पैलेट तो कभी बुलेट और पैलेट से काम हल नहीं होगा। कितने जख्मी करोगे, कितने मारोगे? और मारने से कभी हल हुआ है क्या? ये जो पैलेट गन का जो एक इशू था, उसमें ये कहा गया कि भाई अब उसका इस्तेमाल नहीं होगा, और वो जो मिर्ची बम है वो उसको जो है वहां पे पावा सेल्स भी उसको बोलते हैं कि उसका इस्तेमाल होगा। तो ये भी सरकार जो है अपने वादे पे शायद नहीं रही। देखिए, सरकार वायदे पर रही है नहीं रही, सरकार तो इसलिए वायदे पे नहीं रही कि ये पैलेट गन करो या पावर शेल करो, जो इस्तेमाल करो या बुलेट करो, इसकी नौबत क्यों है? अगर आप बातचीत शुरू करें, इनकी नौबत ही नहीं आ सकती। लेकिन जिस जगह पर 10,000 लोग गोलियों से घायल हों, 500 बच्चों की आंखें चली गई हों, हम लोगों ने देखा वहां पे आंख से आंसू आ गए, डॉक्टर्स हम लोगों से आखिरी दिन मिलने आए, कौन नहीं मिलने आए? उन सबने जो, आप बताओ ना, 6 साल के बच्चे के ऊपर आप गोली चलाते हो, कमर से नीचे नहीं आपकी वो पैलेट गन चलती है, ऊपर चलती है। ये किस तरह का मनोविज्ञान है? आप अगर ये सोचते हैं कि आप 2000, 5000, 10,000 लोगों को मार करके कश्मीर में शांति कर लेंगे, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि वहां के बच्चों ने 6 साल की उम्र से, पूरी पीढ़ी जो 50 में जन्मी है, उसने बारूद देखी है, उसने टैंक देखे हैं, उसने यही गोलियां देखी हैं, मौत देखी है, झगड़े देखे हैं, कर्फ्यू देखा है। उसके मन से डर निकल गया है मरने का। सेना जाती है भगाने के लिए, कहती है गोली मार देंगे, लड़के सीना खोल के खड़े हो जाते हैं, शर्ट हटा के, लो मारो गोली। तो मरने का डर तो आपने निकाल दिया। अब आप चाहें तो वहां 1 लाख लोगों को मार दें, 7 लाख की आबादी, कितने लोगों को मारेंगे? सच बात। आखिर दिल हिंदुस्तान जीतना पड़ेगा, कुल मिलाकर के दिल जीतना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आर्मी ये पेन किलर है। जो तकलीफ है कश्मीर में, यदि आर्मी भेज के आप उसको आयरन हैंड से दबाना चाहते हो तो वो पेन किलर है। टेम्पररीली 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उससे बात क्या? बिल्कुल। उसके बाद फिर वो डिसीज जो है वो उभर के सामने आएगा। रब्बानी साहब, भारतीय लोकतंत्र की वैसे तो बहुत सी उपलब्धियां हैं और मैं बहुत प्रशंसक हूं उन उपलब्धियों का। दुनिया में ऐसे कम लोकतंत्र हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की एक समस्या है, वो है जो हम सशस्त्र सेना आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, जी हाँ, वो कुछ दिनों के लिए कहीं लगाया जाए तो उसकी बात समझ में आती है, किसी समस्या से। लेकिन अगर स्थायी रूप से किसी इलाके में थोप देना, 10 साल तक किसी इलाके में अगर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा रहेगा तो वो तो लोकतंत्र के तहत एक तरह की फौजी तानाशाही हो गई। कोई भी व्यक्ति जो कि लोकतांत्रिक अधिकारों में यकीन करता है, कोई भी व्यक्ति जो कि नागरिक अधिकारों में यकीन करता है, कोई भी व्यक्ति जो कि उदार राजनीति में यकीन करता है, कोई भी व्यक्ति जो कि सामाजिक समरसता में यकीन करता है, वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की मदद से चलाए जाने वाले लोकतंत्र में कैसे यकीन कर सकता है? बिल्कुल। आखिरकार मुझे जहां, अगर मेरी जानकारी सही नहीं है तो आप लोग उसको दुरुस्त कीजिएगा, मुझे लगता है कि यूपीए 2 के दौरान आखिरी दौर में जो गृहमंत्री थे चिदम्बरम साहब, वो इस बात के बारे में सोचने लगे थे कि ये एक्ट वहां से हटाया जाए। जी हाँ। लेकिन उनकी सरकार चली गई। अब ये सरकार जो कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये सरकार चाहे तो ये एक रेडिकल कदम उठा सकती है। मेरा मानना यह है कि अगर नरेंद्र मोदी इतिहास में अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो वो इस एक्ट को हटाएं, वहां पर लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों को बहाल करें। बिल्कुल ठीक है। किन्हीं 2-3 हलों को प्राथमिकता देते हुए उनके इर्द गिर्द एक बातचीत शुरू की जाए, सभी स्टेक होल्डर्स को बैठाकर। आप देखेंगे कि कश्मीर का हल फटाफट निकलेगा। वहां के लोग हल चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा बातें नहीं चाहते, उनको हल चाहिए। ये मीडिया का क्या रोल है? मीडिया के लोगों से भी आप मिले हैं, तो जो आजादी होनी चाहिए मीडिया को, क्या अभी इस वक्त मिली हुई है? चूंकि बीच में तो पाबंदी लगा दी गई थी, फिर वो जब नहीं, बहुत ज्यादा बखेड़ा हुआ तो फिर सवाल यह है कि लोकल मीडिया आज भी जो स्थिति है वो सही मायने में प्रेजेंट कर रही है।
सवाल है राष्ट्रीय मीडिया का। हाँ। जो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जो मेट्रोज में बैठे लोग हैं मीडिया के, पता नहीं या तो किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे होंगे। एक जो बाहर पूरा पिक्चर बना देता है कि कश्मीर बिल्कुल सोल्ड आउट टू पाकिस्तान, हर कश्मीरी पाकिस्तानी हो गया है, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, ये सारे बातें टेबल स्टोरी करने वाले लोग हैं, कमरे में बैठते हैं और या तो सरकारी प्रेस नोट पे चल रहे हैं या कुछ डायरेक्शंस कहीं से होंगे, वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, क्लिपिंग दिखाते रहते। मेरा सवाल है, आज हम तो वहां गए, हमें तो किसी ने नहीं पत्थर मारा, क्योंकि वो लोगों ने पहले तो हमको भी सुना, उनको लगा हम भी किसी सरकारी एजेंट है, किसी एजेंसी ने भेजा हमको। लेकिन जब गिलानी ने हमको मिलना चाहा और वहां के प्रशासन की पुलिस ने हेवी कॉर्डन ऑफ करके हमको बिल्कुल गिलानी से मिलने से मना कर दिया, तब लोगों को लगा अरे नहीं, इनको तो बिल्कुल जैसा कश्मीरियों के साथ डील करते हैं वैसे इन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। फिर लोग खुल के बाहर आए, लोगों ने अपने दर्द बताए। कोई नहीं, कौन ऐसा आदमी होगा जो कहता है कि हम भारतीयों से नफरत करते हैं? कौन? कभी एक पोस्टर कहीं लगा होगा, इंडियन डॉग्स गो बैक, उस पोस्टर को कितनी बार दिखाओगे आप? ऐसे ये देश में जो राज्य कर रहे हैं अभी, जो शीर्ष स्थान पे बैठे हैं, इनसे भी हजारों गलतियां हुई हैं, वो पोस्टर क्या बार बार दिखाओगे? अभय कुमार जी, ये हल क्या नजर आता है? चूंकि आप सब लोगों से मिल भी लिए, बात भी कर ली, समझा भी है, वहां के हालात को देखा भी है, तो हल नजर क्या आता है? देखिए, सरकार के इरादों पर तो हम लोगों को थोड़ा शक होता है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस समस्या का हल करने के लिए तत्पर है। ऐसे हालात में जरूरी यह है कि तमाम नागरिक अधिकार संगठन, मानवाधिकार संगठन, ये सब आगे आएं, एक पहलकदमी लें और कश्मीर के ऊपर एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट एक इनिशिएटिव खड़ा हो, और वो इनिशिएटिव कश्मीर के वास्तविक हालात को देश की जनता को बताए, देश की जनता के साथ संवाद स्थापित करे, मीडिया के जरिए और दूसरे और बहुत ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा सुना था, तब भी तो इस देश में राजनीति होती थी, तब भी तो इस देश में आंदोलन होते थे, तब भी तो हम आगे बढ़ते थे। और सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक सा नहीं है, आपका चैनल है और दूसरे बहुत से बेहतरीन चैनल हैं जिनमें वास्तव में इस देश की जनता से प्रेम है, इस राष्ट्र से प्रेम है, विकास से प्रेम और कश्मीरियों से प्रेम है और सांप्रदायिक एकता से प्रेम है। तो जब तक ये स्वतंत्र पहलकदमी अगर ली जाएगी तो मुझे लगता यह है कि सरकार के कान पे भी जू रहेंगी और वो भी फिर ठीक से सोचना शुरू करेगी और अपनी मौजूदा नीति को बदलने के बारे में गंभीरता से सोचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ में एक गठजोड़ किया, उस गठजोड़ का एक मुआहदा हुआ, दोनों के बीच में एक करार हुआ। उस करार में ये लिखा हुआ है कि बातचीत की जानी चाहिए सभी स्टेक होल्डर से और उसमें हुर्रियत का भी नाम है? अब ये सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अलगाववादियों और आतंकवादियों के बीच में हम कोई फर्क नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हुर्रियत वालों ने कभी हथियार उठाने की अपील नहीं की। हम लोग जानते हैं कि वो सशस्त्र लड़ाई के पक्ष में नहीं है, वो कश्मीर को अलग देश बनाने के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन वो उनके तौर तरीके राजनीतिक हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से वो काम कर रहे हैं और अभी तक की सरकार है आतंकवादियों और अलगाववादियों के बीच में फर्क करती नहीं है। ये सरकार की तरफ से पहली बार ये बयान आया है। जैसे ही ये बयान आता है वैसे ही ये शक होता है कि इस सरकार के इरादे गड़बड़ हैं। इन इरादों को चुनौती देने के लिए जरूरी है कि एक स्वतंत्र नागरिक पहलकदमी कायम हो। क्या लगता है कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए? सबसे पहले स्थापित होना चाहिए, राइडर लेके कभी भी डिस्कशन के लिए जाना नहीं चाहिए। हम बातचीत करेंगे, इस दायरे में करेंगे, बातचीत का दायरा खुला हो। आप जरूरी नहीं कि सरकार माने, आप उनसे बातचीत करो, कि हमको ये पसंद नहीं। दूसरी बात है, कश्मीर की जो समस्या है, कहीं ना कहीं इतिहास में जाके इसी चीजें देखनी पड़ेगी। बहुत ही हास्यास्पद चीज है, एक वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो किस्सा बताया तो वाकई सोचने के लिए आदमी मजबूर होता है। वो कह रहे थे कि जब मैं एमएलए बनता हूं और मैं मिनिस्टर भी रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट में, जब मैं एमएलए बनता हूं, जब शपथ लेता हूं तो कश्मीर के संविधान की शपथ लेता हूं। आज मैं एमपी बना हूं, दिल्ली में जाके भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं। ये दो संविधान है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, पर वो तो है, ये सच्चाई है। उनका एक फ्लैग है, करना पड़ेगा, उनको एक फ्लैग है, ये सच्चाई है। बिल्कुल, आपने 370 किस कंडीशन में लगाई, उसके मायने क्या थे, ये सच्चाई है। आपको कश्मीरियत से प्रेम है, आपको कश्मीर वो पूरी लैंड भारत के मैप में चाहिए, ये आपका सोच हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यथार्थ के धरातल पर उतर के आपको उन सच्चाई को जांचना पड़े। कुछ कड़वी बातें हो सकती है, मुझे भी कुछ कड़वी बातें, मुझे भी व्यक्तिगत तौर से पूछा तो मुझे भी दो झंडे क्यों, दो संविधान क्यों नहीं मैं गले उतरती बात, लेकिन जो मेरे पूर्वजों ने किया है कहीं ना कहीं उसको हल करने के लिए तो मुझे बातचीत करनी चाहिए। मैं उसको डंडे के बल पे या गन के बल पे कंट्रोल करना चाहूं तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि एक तरफ हम जमहूरियत की बात करते हैं, इसी सरकार की बीजेपी की वहां सरकार है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है,
फिर इतना हल्ला क्यों? इतना ही नहीं, ये जो कहा जाता है कि 500-500 रुपए लड़कों को देके पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी सरकार है, 20 एजेंसियां वहां काम कर रही है, केंद्र की सरकार है, एक आदमी तो पकड़ करके दिखाते कि ये पैसे बांट रहा है। बिल्कुल। पर बैंक आपके बंद फैलाई जाती है। ये एक क्या देश लगता में है साहब, सरकार जो है अपने रवैये में भी आपको लगता है कि मरकजी हुकूमत की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा उसको बदलाव लाना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि हम सख्ती बरतेंगे हुर्रियत वालों के साथ या जो सेपरेटिस्ट है उनके साथ, और उनकी जो सहूलियात जो उनको फराहम कराई जाती है उसमें कटौती कर दी जाएगी। आपको लगता है कि मसले का हल उससे नहीं होगा और दूसरे इकदाम है जिनको उठाने पड़ेंगे? क्या यह आंदोलन हुर्रियत के हाथ में है? क्या यह आंदोलन वहां के किसी एजेंसी के हाथ में है? क्या यह आंदोलन पीडीपी के हाथ में है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है? बिल्कुल। भाई साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके हमारे पास यही कहते आ रहे हैं कि हम इरिलेवेंट हो गए, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, हमको तो जनता के सैलाब के साथ जाना है। क्या हो के साथ जाएंगे? संतोष बाबू जी, आखिर में क्या हो? मेरा सिर्फ ये कहना है, आवश्यकता इस बात की कि जितने भी संसदीय समितियां गई हैं चारों, जो राम जेठमलानी ने, केसी पंत ने रिपोर्ट दी, या ये जो संसदीय समिति गई, इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी, प्लस इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट, ये पब्लिक डोमेन में डालिए, लोगों को उसकी जानकारी दीजिए और वहां से हुर्रियत से और सबसे बातचीत शुरू कीजिए। चलिए, आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया। इस सबकी तरफ से यही बात आ रही है और सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कश्मीर में अमन बहाली कायम हो, जो हालात हैं वो बेहतर हो और कश्मीरियों की सुनी जाए। सिर्फ कश्मीर की जमीन से नहीं बल्कि कश्मीरियों से भी प्यार हो। हुकूमत को जरूर ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि वहां पर अमन बहाली जो है वो फौरी तौर पर हो। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।